बच्चों, स्वागत है आपका आशीष सॉल्यूशन पर। और आज हम फिजिक्स के अध्याय 1 के सबसे आईएमपी क्वेश्चन का पार्ट 2 देखेंगे, जिसमें मैं आपको आईएमपी क्वेश्चन बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अध्याय 1 में हमने देखा था मात्रा को कौन कौन सी पद्धतियां प्रचलित हैं। तो अब आपका प्रश्न है आईएमपी एसआई पद्धति क्या है, इसकी प्रमुख विशेषताएं लिखिए। तो देखते हैं इसका उत्तर। एसआई पद्धति यह मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय पद्धति है। मतलब कि जो ये पद्धति है ना, इसको अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बनाया गया है। इसका पूरा नाम सिस्टम इंटरनेशनल ऑफ यूनिट्स है। ठीक है, एसआई पद्धति का मतलब कोई आपसे पूछे एसआई पद्धति का फुल फॉर्म क्या है, तो आप बता सकते हैं सिस्टम इंटरनेशनल ऑफ यूनिट्स है। ये पद्धति एमकेएस पद्धति का ही परिवर्तित रूप है। मतलब कि मैंने आपको पद्धति भी पढ़ा दी है कि एमकेएस पद्धति मीटर किलोग्राम सेकंड होता है, ये उसका ही परिवर्तित रूप है। ठीक है, इस पद्धति में 7 मूल मात्रक तथा 2 पूरक मूल मात्रक होते हैं। अब देखते हैं कौन कौन से होते हैं, जो निम्नानुसार हैं। तो देखिए, भौतिक राशि लिख लेंगे, मात्रक लिख देंगे और संकेत लिख देंगे। अब देखिए कौन कौन सी भौतिक राशियां। द्रव्यमान, तो द्रव्यमान का मात्रक क्या हो जाएगा, किलोग्राम, और संकेत हो जाएगा केजी। अब इसी तरीके से यहाँ तक दी है पदार्थ की मात्रा मोल, और इसका संकेत हो जाएगा एमओएल। अब देखते हैं पूरक मूल मात्रक कौन कौन से होते हैं। तो पूरक मूल मात्रक हो जाएंगे आपके समतल कोण और गण कोण। ये वेरी आईएमपी है, ये आपके ऑब्जेक्ट में पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो पहला दिया है समतल कोण, दूसरा दिया है गण कोण। अब इनके मात्रक भी तो अपन को याद रखना है। तो इसका हो जाएगा रेडियन और इसका हो जाएगा स्टेरेडियन, और इसका चिन्ह हो जाएगा आरएडी और इसका होता है एसडी। ठीक है, इसका होता है क्या आपका एसडी। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है एसआई पद्धति की विशेषताएं या लाभ लिखिए। तो एसआई पद्धति की विशेषताएं या लाभ लिखेंगे तो आपका पहला पॉइंट हो जाएगा ये एक अंतरराष्ट्रीय पद्धति है, क्योंकि इसको अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बनाया गया है। ठीक है, इस पद्धति के सभी व्युत्पन्न मात्रकों के मान अंतरस्तरीय राष्ट्र पर मान है। तो मैंने आपको बताया ये अंतरस्तरीय स्तर पर बनाई गई है, तो इसका मान्य भी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान होंगे। ठीक है, ये एक युक्तियुक्त पद्धति है। इस पद्धति में सभी एक भौतिक राशि का केवल एक ही मात्रक होता है। अब जैसे कि द्रव्यमान है, उसका मात्रक भी तो एक ही है, जैसे किलोग्राम है। ठीक है, फिर आता है आपका तीसरा, ये एक दार्शनिक पद्धति है। इसके अपवर्त और अपवर्तक 10 की घात के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है, चौथा पॉइंट आपका हो जाता है ये एक संबंध पद्धति है। इस पद्धति के सभी व्युत्पन्न मात्रक, मूल मात्रक और पूरक मात्रकों के केवल गुणा और भाग द्वारा प्राप्त किए जा सकते हैं। ये जो मात्रक है ना, इन्हें अपन गुणा और भाग द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। फिर आपका क्वेश्चन आता है लंबाई के निम्नलिखित मात्रकों को परिभाषित कीजिए। तो आपको सिंपली इनके मान को याद रख लेना है। 1 माइक्रोन बराबर होता है 10 की घात -6, और फिर आपका आता है 1 एंगस्ट्रॉम बराबर होता है आपकी 10 की घात -10। फिर आता है आपका 1 नैनोमीटर बराबर होता है 10 की घात -9, और फिर आता है आपका 1 फर्मी बराबर होता है 10 की घात -15। तो आपको इनके मान याद रख लेने हैं। ठीक है, फिर आपका अगला क्वेश्चन आता है लंबाई के निम्नलिखित मात्रकों को परिभाषित कीजिए। तो पहला आपका दे देंगे प्रकाश वर्ष, खगोलीय मात्रक और पार्सेक। तो देख लेना है आपको प्रकाश वर्ष, ये वेरी आईएमपी है, क्योंकि ये आपके पेपर में 2 नंबर में पूछा जा सकता है। तो देखिए प्रकाश वर्ष क्या होता है। प्रकाश वर्ष एक वर्ष में चली गई दूरी को एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। प्रकाश द्वारा मतलब कि जो प्रकाश है उसके द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी को एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। ठीक है, इसे एलवाई से प्रदर्शित करते हैं। इसका उपयोग खगोलीय दूरियों को मापने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग किसको किया जाता है, खगोलीय दूरियों को। ठीक है, एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है, आपको इतना याद रख लेना है, 9.46 × 10⁻15 मीटर। ठीक है, फिर आपका आता है खगोलीय मात्रक। अब देखते हैं खगोलीय मात्रक किसे कहते हैं। पृथ्वी से सूर्य की औसत दूरी को, मतलब कि जो खगोलीय पिंड रहते हैं उनकी दूरी को। अब सूर्य भी तो पिंड है, तो ये क्या हो जाए, पृथ्वी से सूर्य की औसत दूरी को एक खगोलीय मात्रक कहते हैं। इसे एयू से प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि एयू का पूरा नाम क्या होता है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स होता है। ठीक है, और वन खगोलीय मात्रक बराबर क्या होता है, मतलब एयू बराबर 1.496 × 10⁻11 मीटर। ये आपके ऑब्जेक्ट में पूछा जाता है, इसलिए अच्छे से याद कर लेना। ठीक है, अब आता है आपका पार्सेक। पार्सेक का पूरा नाम पैरालैक्टिक सेकंड होता है। क्या होता है, पैरालैक्टिक सेकंड। ये भी आपके पेपर के हिसाब से है। ठीक है, एक पार्सेक वह दूरी है जिस पर पृथ्वी की कक्षा की अर्धीर कक्षा एक अक्ष कोण अंतरित करती है। अब एक पार्सेक बराबर क्या हो जाएगा आपका 3.08 × 10⁻16 मीटर। अब इसका उपयोग दिया है, इस मात्रक का उपयोग पृथ्वी से तारों की दूरी मापने के लिए किया जाता है। अब नोट में क्या आ जाएगा आपका, इन सभी मात्रकों में सबसे छोटा खगोलीय मात्रक तथा सबसे बड़ा पार्सेक है। ये आपका सही जोड़ी में पूछा जा सकता है। तो चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं।
फिर आपका अगला प्रश्न आता है द्रव्यमान एवं भार में अंतर स्पष्ट कीजिए। ये भी मोस्ट आईएमपी है क्योंकि ये प्रश्न में पेपर में आपके आ सकता है। ठीक है, तो द्रव्यमान को इंग्लिश में क्या कहते हैं, मास, और भार को क्या कहते हैं, वेट। तो देखिए इसके अंतर हो जाएंगे। किसी वस्तु में निश्चित पदार्थ की मात्रा को उस वस्तु का द्रव्यमान कहते हैं। मतलब कि कोई वस्तु है जैसे ही टमाटर है, अब उसके अंदर जो वजन है ना उसको क्या कहते हैं, द्रव्यमान। और भार किसे कहते हैं, किसी वस्तु को पृथ्वी अपने जितने बल से अपने केंद्र की ओर आकर्षित करती है उसे उस वस्तु का भार कहते हैं। इसे W से प्रदर्शित करते हैं। मतलब कि जो वस्तु उसके ऊपर गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा उसे भार प्रदान करती है उसे क्या कहते हैं, भार। ठीक है, फिर आपका आता है इसका मात्रक किलोग्राम होता है। मतलब द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, किलोग्राम, और भार का मात्रक क्या होता है, न्यूटन। इसका मात्रक न्यूटन होता है। ठीक है, फिर आपका आता है अगला, ये एक अदिश राशि है और ये एक सदिश राशि है। तो अपन अदिश और सदिश भी आगे पढ़ेंगे। ये किसी वस्तु का मौलिक गुण है और ये किसी वस्तु का मौलिक गुण नहीं है। इसका मापन दांडवीय तुला या भौतिकी तुला से किया जाता है। इसका मापन सपिन तुला से किया जाता है। इसका मान प्रत्येक स्थान पर एक समान रहता है। मतलब कि कोई भी टमाटर है अब उसका अंदर का द्रव्यमान खुद का वजन है ना, तो अब उसका अंदर का द्रव्यमान कहीं पर भी आप ले जाना तो उसका एक समान ही रहेगा। ठीक है, अब आता है इसका मान भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न रहता है। जैसे अब इसको चांद पर ले जाएंगे टमाटर को तो उसका भार रहेगा ना वो बदल जाएगा, लेकिन द्रव्यमान कभी नहीं बदलेगा। ठीक है, किसी वस्तु का द्रव्यमान कभी भी शून्य नहीं हो सकता। देखिए आ गई ना वही बात। फिर आता है किसी वस्तु का भार पृथ्वी के केंद्र तथा कृत्रिम उपग्रह पर शून्य हो जाता है। मतलब कि जैसे आप चांद पर ले जाएंगे तो उसका बल वो हो जाएगा ना, भार शून्य, और पृथ्वी के केंद्र मतलब कि जो पृथ्वी का केंद्र है ना कोर, उसमें ले जाएंगे तो उसमें तो अपन वैसे भी जा ही नहीं सकते, इसलिए वहां पर भी शून्य हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर संबंध है, भार बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणित गुरुत्वीय त्वरण। अब जैसे कि आपको द्रव्यमान और भार दे दिया तो आप गुरुत्वीय त्वरण निकाल सकते हैं। आपको गुरुत्वीय त्वरण और द्रव्यमान दे दिया तो आप उस वस्तु का भार निकाल सकते हैं। फिर आपका द्रव्यमान के छोटे तथा बड़े मात्रक कौन कौन से हैं, लिखिए। तो द्रव्यमान के छोटे तथा बड़े मात्रक, इस मात्रक का उपयोग परमाणु या नाभिकीय भौतिक द्रव्यमान को मापने के लिए किया जाता है। इसे AMU से प्रदर्शित किया जाता है। अब देखिए द्रव्यमान के बड़े मात्रक आपको अच्छे से याद रख लेना है क्योंकि द्रव्यमान के बड़े मात्रक में से ये वेरी इंपॉर्टेंट है, एक चंद्रशेखर सीमा। तो इसको कोष्टक में क्या लिखते हैं, CSL। ये द्रव्यमान का सबसे बड़ा मात्रक है, सबसे बड़ा मात्रक इससे नहीं होता है। ठीक है, चंद्रशेखर सीमा सबसे बड़ा है। ठीक है, फिर आपका आता है अगला IMP क्वेश्चन, विमीय किसे कहते हैं, विमाएं किसे कहते हैं। विमाओं के आधार पर भौतिक राशियां कितने प्रकार की होती हैं। तो देखिए विमाएं किसे कहते हैं, किसी भौतिक राशि की व्युत्पन्न मात्रकों को मूल मात्रकों को जिन धातु द्वारा व्यक्त किया जाता है उसे उस राशि की विमाएं कहते हैं। विमाओं के आधार पर भौतिक राशियां दो प्रकार की होती हैं, विमायुक्त राशि और विमाहीन राशि। तो देखिए विमायुक्त राशि वे राशियां जिनकी विमाएं होती हैं विमायुक्त राशियां कहलाती हैं। विमायुक्त राशि दो प्रकार की होती हैं, विमायुक्त चर राशि और विमायुक्त अचर राशि। तो देखिए विमायुक्त चर राशि और विमायुक्त अचर राशि कौन कौन सी होती हैं। अब देखिए विमायुक्त राशियों में वे चर राशियां जिनकी विमान होती हैं विमायुक्त चर राशि कहलाती हैं, जैसे वेग, बल, संवेग, घनत्व आदि। अब ये है ना, ये आपसे ऑब्जेक्ट में पूछे जाते हैं कि इनमें से विमायुक्त चर राशि कौन है, तो आपको उदाहरण अच्छे से याद कर लेना है। ठीक है, अब आता है विमायुक्त अचर राशि, वे राशियां जिनकी विमान होती हैं विमायुक्त अचर राशियां कहलाती हैं, जैसे प्रकाश का वेग, प्लांक नियतांक, सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक, सार्वत्रिक गैस नियतांक। उदाहरण आपको अच्छे से याद कर लेना है। ठीक है, विमाहीन राशियां वे भौतिक राशियां जिनकी विमाएं नहीं होती हैं विमाहीन राशियां कहलाती हैं। विमाहीन राशियों के विमीय सूत्रों को M0, L0, T0 द्वारा व्यक्त किया जाता है। ये दो प्रकार की होती हैं, मतलब कि जिनमें विमाएं बिल्कुल नहीं होती। अब जैसे विमीय सूत्र रहते हैं, अब मैं आगे आपको विमीय सूत्र भी बताऊंगा। विमीय सूत्र रहते हैं उनको M0, L0, T0 द्वारा व्यक्त किया जाता है। ठीक है, ये दो प्रकार की होती है, विमाहीन चर राशि, विमाहीन अचर राशि। जिसने भी पार्ट 1 नहीं देखा है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। ठीक है, फिर आपका आता है विमाहीन चर राशियां किन्हें कहते हैं, वे चर राशियां जिनकी विमाएं होती हैं विमाहीन चर राशियां कहलाती हैं। अभी आपके उदाहरण आ गए, इनको भी आपको अच्छे से याद कर लेना है। कोण, विकृति, आपतित घनत्व, अपवर्तनांक, परावैद्युतांक। ठीक है, अब विमाहीन अचर राशियां मतलब जिनकी विमाएं नहीं होती और अचर होती हैं, मतलब जिनका मान कभी भी नहीं बदलता, जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5 ये संख्या है ना, ये पूरी की पूरी अचर राशियां हैं। ठीक है, फिर आपका आता है अगला क्वेश्चन, विमीय सूत्र किसे कहते हैं। किसी भौतिक राशि का विमीय सूत्र ज्ञात करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। तो देखिए विमीय सूत्र किसे कहते हैं, वह सूत्र जो किसी भौतिक राशि की व्युत्पन्न मात्रकों मूल मात्रकों को उचित धातु द्वारा व्यक्त करता है विमीय सूत्र कहलाता है। किसी भौतिक राशि का विमीय सूत्र लिखते समय द्रव्यमान, समय, ताप तथा विद्युत धारा के मूल मात्रकों क्रमशः ML, TK तथा KA द्वारा व्यक्त किया जाता है। ठीक है, ये हो जाएगा आपका आंसर, और ये आपको ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी आप देख लेना एक बार। ठीक है,
तो अगले पार्ट में मैं आपको ये बिमी सूत्र सबके बता दूंगा। तो पार्ट 2 कमेंट में लिख देना और वीडियो को लाइक कर देना है और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, नहीं हो तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।